जय भीम नमो बुधाय दोस्तों। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है कि अकबर के दरबारी और सेनापति कौन थे, किस तरह क्या करते थे। तो इसका भी मैं रेफरेंस लिया हूँ बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। इसका लेखक डॉक्टर राजीव पटेल और सह लेखक संजय कुमार सिंह है। तो ये दोनों श्लोक पहले पन्ना पर दिया, इसलिए हमारा गूगल ने इसको व्याख्या कर देता है। तो आज का मेरा टॉपिक है मुगल साम्राज्य का उदय। 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा मुगल वंश की नींव रखी गई। इसके बाद भारत में राजपूत राजाओं का मुगलों के अधीन होने का काम शुरू हुआ। सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण, राजपूतों का मुगलों के साथ गठबंधन, भारतीय जनता पर मुगलों का एक छत्र राज। सल्तनत काल बनाम मुगल काल। सल्तनत काल मुगल काल से पूर्व के मुस्लिम शासकों का समय। मुगल काल बाबर और उसके वंशज 1526 से 1707 ईस्वी तक का शासन। सांस्कृतिक मेल, ब्राह्मणों, राजपूतों और मुगलों का गठबंधन। ये लोग तीनों मिल के कर रहे थे। आज भले मुस्लिम हिंदू मुस्लिम चिल्लाते हैं। नसीरुद्दीन हुमायूं का प्रभाव। प्रथम मुगल सम्राट बाबर के पुत्र हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हुमायूं के बाद उसका पुत्र जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर शासक बना। हुमायूं के काल में ही साम्राज्य विस्तार की योजनाएं और प्रशासनिक ढांचा तैयार होना शुरू हुआ था। अकबर और पानीपत की दूसरी लड़ाई। (1556) ईस्वी में अकबर ने हेमचंद विक्रमादित्य हेमू के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी और विजयी रहा। यहीं से अकबर के साम्राज्य विस्तार और राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों की शुरुआत होती है। राजा भारमल और वैवाहिक संबंध। आम्बेर के कछवाहा राजपूत राजा भारमल ने 1526 ईस्वी के बाद अपना राज्य वापस पाने के लिए अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह अकबर से करना स्वीकार किया। क्योंकि इनका राज्य जा रहा था तो इन्होंने अपने लड़की हरखाबाई को शादी कर दी। किससे? अकबर से। भारमल को अकबर ने के राज दरबार में उच्च स्थान मिला। अब देख लीजिए, जो भारमल थे, कछवाहा राजपूत बोले जाते हैं, उन्होंने हरखाबाई को जो विवाह अकबर से किया, उनको सबसे उच्च स्थान मिला। कहाँ? अकबर के दरबार में। पुत्र भगवंत दास और पौत्र मान सिंह शक्तिशाली सामंत बने। ये उन्हीं के भारमल के ही पोता और लड़का थे। कौन? तो ये अकबर सिंह और भगवंत दास और मान सिंह, और वो बेटी हरखाबाई थी, उसी का नाम जोधाबाई रखा गया है। अब देखिए, मान सिंह मुगल साम्राज्य का स्तंभ। अब समझिए कि सबसे मेन जो है सेनापति यही था, मान सिंह। किसका? मुगल साम्राज्य के अकबर का। अब राजा मान सिंह 1576 ईस्वी में अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। बताइए, ये इनको लड़ने के अलावा ये जाके कदम चूमने लगे और तलवे चाटने लगे मुगल साम्राज्य का, अकबर का, और नवरत्नों में शामिल भी हो गए। उन्होंने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए गुजरात और हल्दी घाटी जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में विजय प्राप्त किया। हल्दी घाटी की लड़ाई आप जानते हैं ना, कौन लड़ा था, किसके साथ लड़ा? महाराणा प्रताप के साथ। और नवरत्न में गिने जाने वाले यही मान सिंह जाकर महाराणा प्रताप के साथ लड़ रहा था। तो राजपूत सैन्य अधिकारियों ने मुगल सेना के अधीन रहकर अनेक युद्ध जीते और मुगलों के शक्तिशाली सहायक बने। मुगल की औकात नहीं थी कि यहाँ जीत जाता, लेकिन उनको जिताने वाले कौन थे? तो राजपूत सैन्य अधिकारी। जोधाबाई मरियम
उजमजमानी, अच्छा जोधाबाई दूसरी थी का जी। उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई ने अकबर के से विवाह के बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया। अब एक उदय सिंह थे, उनकी लड़की थी जोधाबाई पुत्री, और अकबर से विवाह के बाद इस्लाम स्वीकार किया। वह मरियम उज जमानी कहलाई। विवाह के बाद उन्हें दिल्ली या आगरा में महत्वपूर्ण स्थान मिलने के बजाय भरतपुर किल जिले का एक छोटा सा गांव प्राप्त हुआ था। मतलब एक छोटा सा गांव के लिए इन्होंने अपने पुत्री जोधाबाई को अकबर के लिए को दे दिए। दरबारी संपर्क और सांस्कृतिक संगम। अकबर के दरबार में ब्राह्मण, राजपूत और मुस्लिम दरबारियों के बीच संपर्क बढ़ने से विचारों का आदान प्रदान हुआ। दोनों धर्मों के में सद्भाव प्रगति हुई। अगली पीढ़ी में रक्त का संगम हुआ। माने अकबर के बाद तब तो रक्त संगम हो गई, खून का। जैसे कि ब्राह्मण की राजपूत की बेटी मुगल घर चली गई तो राजपूत और मुगल एक हो गए। तो ब्राह्मण और राजपूत मुगलों के सर्वाधिक शक्तिशाली सहायक बने। मतलब ब्राह्मण और राजपूत मुगल के शक्तिशाली सहायक थे। मतलब चमचा कहा जाए तो इसको बढ़िया है, देश के साथ गद्दारी करना। राजपूत शब्द की उत्पत्ति। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। 8वीं ईस्वी माने 800 ईस्वी के बाद पाल वंश के समय इसका प्रयोग केवल राज परिवार के सदस्यों के लिए होता था, जो राज दरबार में थे। आज तो देख रहे हैं कि भैंसों गुरु चला रहे हैं तो वो भी राजपूत कह रहे हैं। बाद में यह एक जाति के रूप में उभरा, जिससे छोटे छोटे राज्यों का उदय और राजपूत कहलाने के अहंकार की परंपरा शुरू हुई। तो राजपूत कहलाने की अहंकार एक छोटे छोटे से राज्य देता गया, गांव देता गया, ब्लॉक देता गया, ब्लॉक उसे देता गया और सबको लड़ाता गया मुगल, और राजपूत कहता गया। उसी समय राजपूत काल की उत्पत्ति हुई। तो देखिए प्रमुख राजपूत राजवंश। अभी जो लोग कह रहे हैं कि राजपूत बहुत क्षत्रिय पहले से, ऐसा बात नहीं है। गढ़वाल, कनौज 1000 ईस्वी में, 1080 ईस्वी। सोलंकी गुजरात क्षेत्र इसी के आसपास, और परमार मालवा क्षेत्र। तोमर ग्वालियर 10वीं सदी, और चौहान अजमेर 12वीं सदी। बुंदेलखंड में चंदेल 900 से 1250 ईस्वी। यही लोग राजपूत कहलाए और इन लोग को छोटा छोटा सा राज्य दिया गया और बताया गया कि आप लोग राजपूत हैं। क्योंकि इन लोग के पास भाई बेटी बहन भी थी, अपना शादी ब्याह कर देते थे। अपना मुगल इन लोग को एक एक राज्य जिला दे देता था। झूठी आन और तुर्क मुसलमानों का आगमन। 950 ईस्वी के बाद भारतीय राजाओं में झूठी आन बान शान के कारण आपसी संघर्ष बढ़ गया। राजा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तुर्क मुसलमानों को बुलाने लगा। मतलब ये है कि 950 ईस्वी के बाद भारतीय राजाओं में झूठी आन बान शान कि हम बड़े, और इन लोगों ने खुद तुर्क मुसलमानों को यहाँ बुलाना शुरू किया। यही वह कारण था जिससे भारत में विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं का मार्ग प्रशस्त हुआ। कुछ राजाओं के असु से ही ये लोग आए, मर्जी से ही। तो अजमेर का चौहान वंश। 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय राजस्थान और पंजाब के शासक। तराइन का युद्ध, मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय। अब सोचिए कि ये जो मोहम्मद गोरी था, पृथ्वीराज को इतनों किया होगा, उसका कोई दरबारी होगा, कोई सेनापति बना होगा इसमें से राजपूत, वही मोहम्मद गोरी को, इनको पृथ्वीराज को पराजय करवाया। चौहान वंश से इसी तरह मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह का अलाउद्दीन खिलजी के हाथों अंत हुआ। तो देखिए अब यहाँ से छोटे छोटे राजा बड़े बड़े राज करने के चक्कर में मुस्लिम
इस्लाम को बुलाकर सब करते थे। कड़वा सच, इस्लाम बनाम गुप्त वंश। 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ और आज इस्लाम विश्व मानचित्र पर है। भारत में गुप्त वंश के बाद पाल वंश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेखक का मत है कि इसी शिक्षित वर्ग ब्राह्मण के कारण ब्राह्मणवादी व्यवस्था और राजपूत राजाओं की उत्पत्ति हुई। कब? तो जब विक्रमशिला एक अलग से विश्वविद्यालय बनाया गया था। पाल वंश में ब्राह्मणों की गुलाम बनाने वाली प्रक्रिया, मात्र 300 से 400 वर्षों के अंदर हर राजपूत राजा ब्राह्मणों का गुलाम बनकर रह गया। यह परिवर्तन ब्राह्मणों की विचारधारा और उनके द्वारा नियंत्रित सामाजिक ढांचे को दर्शाता है। आज भी यह विचारधारा समाज में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। आज भी ये दिख रहा है कि कोई भी राजपूत हो, एकदम धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ मनुस्मृति में 100 वर्ष का राजपूत 10 वर्ष का ब्राह्मण को अपने पिता समान समझेगा। आज भी देखते हैं हम लोग कि बहुत बड़े बड़े पद पर राजपूत हैं, लेकिन एक भिखारी ब्राह्मण को भी प्रणाम बाबा कह के बोलता है। तो यही लोग इसको आगे बढ़ाएं। चूँकि हल्दी घाटी हिंदू मुस्लिम या सत्ता की जंग। अब सोचिए कि हल्दी घाटी की लड़ाई थी वो हिंदू मुस्लिम की थी या सत्ता की। तो 1576 ईस्वी के युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति मान सिंह हिंदू और राणा प्रताप की ओर से सेनापति हकीम खान सूर मुस्लिम। यह युद्ध धार्मिक नहीं बल्कि केवल सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ा गया था और उसमें अब देख ही गए निर्णय क्या हुआ होगा। अकबर का हरम और वेश्यावृत्ति। अकबर के काल में वेश्यावृत्ति को सम्राट का संरक्षण प्राप्त था। अकबर काल में माने वेश्यावृत्ति का संरक्षण प्राप्त था। उसके हरम में हजारों स्त्रियां थीं, जिनमें से कई को बलपूर्वक अपहरित करके लाया गया था। अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार सुंदर स्त्रियों को बादशाह की सेवा में पेश होने के लिए मजबूर किया जाता था और बाकी लोग, लगता है कि ये लोग जो सेवक हैं जो तथाकथित चाटुकारिता कर रहे थे वो ये लोग युद्ध करते होंगे। खुदा रोज प्रमोद दिवस का सच। अकबर ने दरबारियों को बाध्य किया कि वे अपने घर की सुंदर स्त्रियों का सामूहिक नग्न प्रदर्शन आयोजित करें। बताइए, खुदा रोज कहा जाता था। ऐसा चीज। इसका एकमात्र उद्देश्य हरम के लिए नई सुंदरियों का चुनाव करना। कर्नल टाड ने इसका विस्तार से वर्णन किया है, आप उनका बुक पढ़ सकते हैं। रानी दुर्गावती का बलिदान। गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर अकबर की दृष्टि थी। जब रानी को लगा उसे बंदी बनाया जा रहा है तो उसने आत्महत्या कर ली। कब? लड़ते लड़ते की, लास्ट में उसका कहानी हम बताएंगे। इसके बाद अकबर ने रानी की बहन और पुत्रवधू को बलपूर्वक अपने हरम में डाल दिया। क्या ऐसा बादशाह महान कहलाने योग्य है? तो नहीं है, तो नहीं, लेकिन जो दरबारियों और सेनापति के लिए तो था और आज के इसी पोल के लिए इसको खुलने के लिए ये लोग पढ़ाते नहीं हैं, ने बताते हैं। हिंदू सामंतों के साथ अभद्र व्यवहार। अकबर के हिंदू सामंत ब्राह्मण और राजपूत उसकी अनुमति के बिना मंदिर तक नहीं बनवा सकते थे। अकबर के बिना मान सिंह द्वारा विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के बाद हिंदुओं ने उसका बहिष्कार किया, क्योंकि मान सिंह के परिवार के अकबर से वैवाहिक संबंध थे। एक मान सिंह थे का तो विश्वनाथ मंदिर निर्माण कराने जा रहे थे, उसका पूरा हिंदू मैंने ब्राह्मण ने बहिष्कार कर दिया कि ये तो मुगल के तो है संबंध है, वैवाहिक संबंध है। मान सिंह का मंदिर और अकबर का आदेश। बंगाल में मान सिंह ने अकबर की अनुमति के बिना
मंदिर का निर्माण शुरू कराया। पता चलने पर अकबर ने काम रुकवा दिया। 1595 ईस्वी अकबर ने उस निर्माणाधीन मंदिर को मस्जिद बदलने के आदेश दे दिए। यह अकबर की कट्टरता का प्रमाण है। देखिए कितना भी चाटुकारिता करते रहिए, तलवे चाटते रहिए, बहन बेटी दीजिए, लेकिन कोई फर्क नहीं है। जो आतंकवादी है वो सबके साथ आतंक करेगा। जाट राजा राम का प्रतिरोध। मुगल अत्याचारों के खिलाफ जाट नेता राजा राम ने अकबर के मकबरे सिकंदरा आगरा को लूटने का प्रयास किया। 1688 में उसने मकबरे में सेंध लगाई और बहुमूल्य सामान लूट लिया। राजा राम ने अकबर की अस्थियों को खोदकर जलाकर भस्म कर दिया। देखिए, ये देखिए क्या है, कैसे किया। जहांगीर और शाहजहां का काल। अकबर के बाद जहांगीर 1605-27 ईस्वी और शाहजहां 1627 से 1638 तक शासक बने। इन शासकों के काल में मुगलों और उनके ब्राह्मण राजपूत सामंतों का गठबंधन बना रहा, जिससे भारतीय समाज की मौलिक व्यवस्था प्रभावित हुई। जो मौलिक व्यवस्था था, मौलिक अधिकार था, सब प्रभावित हुआ। औरंगजेब और फतवा ए आलमगीरी। औरंगजेब के ने पूरे साम्राज्य की शरीयत पर आधारित फतवा ए आलमगीरी लागू किया। उसने गैर मुस्लिमों और गैर राजपूत ब्राह्मणों पर अतिरिक्त कर जजिया लगाया। वह शरीयत लागू करने वाला पहला मुगल था। अच्छा, माने गैर मुस्लिम पर और गैर राजपूत ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, जैसे जो राजपूत ब्राह्मण नहीं थे उनके ऊपर। वाह, वो तो भाई धी दामाद थे, तो कैसे। विश्वनाथ मंदिर और औरंगजेब। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा दिया। हालांकि उसने उज्जैन के महाकाल और मथुरा के कृष्ण मंदिर को धन भी मुहैया कराया था। यह धन लोलुपता और राजनीतिक कारणों का मिश्रण है, न कि केवल धार्मिक कट्टरता। मस्जिद तोड़ने का ऐतिहासिक जिक्र। औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की एक मस्जिद तोड़ने का भी विवरण मिलता है। माने मंदिर भी मस्जिद दोनों तोड़ा है। रियासतदार ने लगान न देने के लिए धन मस्जिद में छुपाया था, इसलिए तोड़वा दिया। सच्चाई का पता चलने पर औरंगजेब ने मस्जिद तोड़कर सारा धन लूट लिया। जो साबित करता है उसके लिए सत्ता और धन प्राथमिक थे। ब्राह्मणी सलाहकारों का प्रभाव। ब्राह्मणी सलाहकारों ने सम्राट औरंगजेब को आय बढ़ाने के लिए तीर्थ यात्रियों पर भारी कर लगाने और जजिया को पुनः प्रारंभ करने की सलाह दी। अब देख लीजिए, जजिया कर लोग को देना था कहाँ, तो इस यहाँ के मूल निवासियों को। हिंदुओं को दुखाने के लिए गोवध की खुली छूट दी। अच्छा, हिंदुओं को दुखाने। ब्राह्मणी सलाहकारों ने सम्राट औरंगजेब को आय बढ़ाने के लिए तीर्थ यात्रियों पर भारी कर लगाने और जजिया को पुनः प्रारंभ करने की सलाह दी, क्योंकि इनको तो जजिया कर देना नहीं था, मुस्लिम को देना नहीं था, यहाँ के मूल निवासियों को देना था। हिंदुओं को दुखाने के लिए गोवध की खुली छूट दी गई। औरंगजेब के सेनापतियों ने उत्तर पश्चिमी हिंदुओं को मजबूर किया। उत्तर और पश्चिमी हिंदुओं को पूरा मजबूर किया कि आपको ये कर देना है, वो कर देना है। गुरु तेग बहादुर और मुगल विरोध। जब उत्तर पश्चिमी हिंदुओं ने मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध गुरु तेग बहादुर जी ने मदद मांगी, तो उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटका दिया। सिख आज भी इस बलिदान को अपने त्योहारों की याद करते हैं। छत्रपति शिवाजी और मराठा शक्ति। दक्षिण में
शिवाजी महाराज ने अंग्रेज़ों औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। शिवाजी और संभाजी के मुगल कैद से भाग निकलने के बाद औरंगजेब की चिंता बढ़ गई। अंततः शिवाजी ने मराठों की शक्ति पूरे दक्षिण भारत में स्थापित की। औरंगजेब की मृत्यु 1707। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई। उसे दौलताबाद में दफनाया गया। इसके साथ ही बाबर के सशक्त उत्तराधिकारियों के क्रम का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। सवाई जय सिंह और जयपुर। सवाई जय सिंह दूसरा मंटू ने जयपुर शहर बसाया और जंतर मंतर का निर्माण कराया। उन्हें औरंगजेब के सवाई की मौखिक उपाधि दी थी। उन्होंने दिल्ली, बनारस और उज्जैन का तक राज किया, जो मुगलों और राजपूतों के सहयोग का अंतिम दौर था। आर्ज और अनाज का भाषाई अर्थ। लेखक के अनुसार राजनीतिज्ञों ने अपने स्वार्थ हेतु इन शब्दों का गलत अर्थ प्रचारित किया है। पाली, आर्यो, श्रेष्ठ, जानकार। मतलब पाली में आर्यों का अर्थ होता है कि श्रेष्ठ और जानकार, और पाली में अनार्यों का अर्थ होता है हीन या अनाड़ी। प्राचीन काल में यह गुण पर आधारित था, न कि जन्म या जाति पर। आर्यो अष्टांगिक मार्गमज्ञ। अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आर्य कहलाता था। ये 8 मार्ग हैं: सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक एकता, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। अनार्य हीन और गलत संगति। हीन गब्बो, पोयो, जानिको, अनार्यो, अनभ्य संगीतो। अर्थात जो व्यक्ति हीन, गंवार, अज्ञानी और गलत संगति वाला हो, उसे अनार्य कहा जाता था। आज इसे ग्रामीण भाषा में अनाड़ी कहा जाता है। संविधान और आज का समाज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में रचित संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। शैक्षणिक और निर्धनता के आधार पर 3 वर्गों में रूपरेखा बनी। सवर्ण, पिछड़ा, दलित, आदिवासी। लेखकों ने सवर्ण को आर्य और शेष को अनार्य प्रचारित किया। अच्छा, राजपूत और कुर्मी आर्य या अनार्य। लेखक पूछते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि एक राज्य में राजपूत आर्य हों और दूसरे राज्य में अनार्य, पिछड़ा, या कुर्मी एक राज्य में आर्य हैं और दूसरे राज्य में अनार्य हैं। यह हम पंडितों द्वारा रचित आतंकित, अतार्किक और विद्वेषपूर्ण बातों का परिणाम है, जो समाज को दिग्भ्रमित करती है। री का आविष्कार एक साजिश। लेखक का दावा कि री का आविष्कार ऋषियों और ऋग्वेद को प्रचारित साबित करने के लिए किया गया। इसे वर्णमाला के स्वरों में जानबूझकर बैठाया गया, देवनागरी में। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार री का उच्चारण प्राचीन काल में स्वर की भांति नहीं होता था और न ही इसके कोई साक्ष्य उपलब्ध है। ऋग्वेद और सिंधु नदी। चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी। लेखक के अनुसार वेदों की रचना के बाद ये जातियां अस्तित्व में आई। पुराणों का नामकरण पुराण प्राचीन इसलिए किया गया ताकि उन्हें प्राचीन बताया जा सके। यह वैसा ही मनोविज्ञान है जैसे एक मंदिर को प्राचीन मंदिर बताकर महत्व प्राप्त करना। तक्षशिला से 600 ईसा पूर्व तक्षशिला ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था। खुदाई में यहाँ सभ्यता और संस्कृति की समानता मिली, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी है। यहाँ
ब्राह्मणवादी व्यवस्था या मनुस्मृति का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला। नालंदा विश्वविद्यालय का सच। नालंदा में खगोल शास्त्र और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। खुदाई में बुद्ध मूर्तियाँ और बुद्ध सभ्यता मिली। यहाँ कहीं भी काल्पनिक कर्मकांड या ब्राह्मणी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले। विक्रमशिला और बुद्ध संस्कृति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी बुद्ध अनुयायियों की झलक देखने को मिलती है। लेखक का प्रश्न, वह ब्राह्मणी ज्ञानपीठ कहाँ है जहाँ खुदाई में अवशेष मिले हों? सभी ब्राह्मणी भक्त इस प्रश्न पर मौन हो जाते हैं। कर्मकांड और मनुस्मृति का अभाव। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी से पूर्व कभी भी मनुस्मृति या ब्राह्मणवाद का नामो निशान नहीं था। पुरातात्विक विभाग के पास ईसा पूर्व 3500 वर्ष तक के अवशेष हैं, पर उन्हें ब्राह्मणी संस्कृति का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। भारत का स्वर्णकाल 544 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक। हर्यक, मौर्य, नंद, शुक्ल, शुंग, कुषाण और हर्षवर्धन के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता था। सच्चाई यह है कि उस काल में वर्ण या जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख साक्ष्य नहीं मिलता। जाति सूचक नामों का अभाव। 8वीं ईस्वी के पूर्व शासकों ने केवल अपने वंश के नाम पर शासन किया। कहीं भी जाति सूचक नामों की चर्चा नहीं मिलती। ब्राह्मण और राजपूत शब्द भारतीय समाज के अंदर 850 ईस्वी के बाद आसपास के षड्यंत्र के तहत लाए गए। बुद्ध संस्कृति और विश्व। आज जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे देश की बुद्ध संस्कृति से प्रभावित है। इन देशों में भारत के प्राचीन बुद्ध विरासत की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है, जो ब्राह्मणी कर्मकांडों से मुक्त है। ये विकसित देश में आता है सब। लेखकों और पंडितों का जाल। पंडित लेखकों ने वर्ण व्यवस्था और आर्य अनार्य थ्योरी को अपनी सुविधा अनुसार बदला। अशिक्षा और गरीबी का फायदा उठाया गया। समाज पर अतार्किक बातें थोपी गई। इतिहास को ब्राह्मणी चश्मे से लिखा गया। धम्म लिपि ब्राह्मी की चोरी। भगवान बुद्ध के समय की लिपि धम्म लिपि थी। लेखक ने इसे डिकोड करके नागरी लिपि में पाठकों के लिए प्रस्तुत किया। बुद्धिजीवियों ने धम्म लिपि के कंटेंट को बदलकर उसे ब्राह्मी लिपि देकर अपना दावा ठोक दिया है। बाबा साहब और संविधान। डॉक्टर अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर ने समाज के शोषित वर्गों को संवैधानिक अधिकार दिए। उन्होंने षड्यंत्रकारियों द्वारा फैलाई गई अज्ञानता और वैज्ञानिक सोच से बदलने का आह्वान किया। सवर्ण, पिछड़ा या खेल वास्तव में शोषण का एक जरिया है। आर्य थ्योरी का खंडन। आज के सवर्ण समाज ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार को आर्य कहना और पिछड़ों को अनार्य कहना भी पूरी अतार्किक है। लेखक सिद्ध करते हैं कि यह वर्गीकरण केवल निर्धनता और अशिक्षा के आधार पर बाद में बनाया गया, इसका कोई प्राचीन आधार नहीं है। षड्यंत्र का सारांश। 8वीं ईस्वी से के बाद जातियों का निर्माण, मुस्लिम काल में कागज पर भ्रम का पुलिंदा तैयार और प्राचीन बुद्ध विश्वविद्यालयों को जलाना और इतिहास मिटाना, राजपूतों को अपना मानसिक गुलाम बनाना। सच्चाई का अनुभव स्वयं करें। लेखक राजीव पटेल का आग्रह है कि पाठक इसे किसी दुराग्रह से नहीं बल्कि शांत चित्त होकर पढ़ें। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, बुद्धिजीवियों की घोर साजिश आपके सामने आती जाएगी और अज्ञानता ही अंधविश्वास का कारण है। तो दोस्तों, निष्कर्ष एवं प्रश्नोत्तरी ज्ञान ही प्रकाश है। तो चलिए,
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो बहुत रिसर्च करके बनाया जाता है। और कृपया आप इसको लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तभी हम आगे और कंटेंट लेकर आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ना 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 तो आपको इस बुक का PDF मैं दिखा दे रहा हूँ, जिस बुक से इसको मैंने लिया है। तो देखिए दोस्तों, यही है उनका डॉक्टर राजीव पटेल का बुक, और इसी बुक से मैं बनाया हूँ। तो आप देखते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि चैनल ग्रो होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और अच्छे अच्छे से बना कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी।